सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श से डायरी का एक पन्ना पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक सीताराम सेक्सरिया जी हैं। अभी तक हमने जितना पाठ पढ़ा एक बार उसकी तरफ नज़र डालते हैं। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था और पूरे देश में उससे संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इस बार भी 26 जनवरी 1931 के दिन इस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति होने वाली थी और इसके लिए कोलकाता में काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही थीं। लेखक भी इस तैयारी में पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए थे। वे इस कार्यक्रम की सफलता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर मानते थे और वो घर घर जाकर के स्वयं सेवकों को समझाते थे कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके साथ ही जब 26 जनवरी 1931 का दिन आया तो जो बड़ा बाज़ार था उसके लगभग सभी घरों में झंडे फहराए गए थे। घरों को इतने अच्छे तरीके से सजाया गया था कि ऐसा लगता था मानो देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। सुबह से ही पूरे कोलकाता में अलग अलग जगह पर झंडे फहराने से लेकर रैलियां निकालने तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। पुलिस भी पूरी तैनाती के साथ इन आयोजनों को सफल न होने देना चाहती थी और वो शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात थी। इतनी मुस्तैदी के बाद भी श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बड़े बाजार के तारा सुंदरी पार्क में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र झंडा फहराने वाले थे, लेकिन उन्हें मैदान के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। इस कार्यक्रम में इसको सफल बनाने के लिए महिलाएं भी काफ़ी ज़ोर शोर से हिस्सा ले रही थीं। वे भी काफ़ी आगे थीं। आइए अब पाठ को आगे पढ़ते हैं। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। मदालसा जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री का नाम। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया तो वैसे वैसे कार्यक्रम जो आयोजन थे वो भी होते चले गए। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मतलब झंडा फहराने का उत्सव, तो झंडोत्सव मनाया। इस दौरान वहाँ पर जानकी देवी और मदालसा ये भी उपस्थित थीं। लड़कियों को इस कार्यक्रम का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया। तो लेखक मोटर गाड़ी पर बैठकर पूरे शहर का चक्कर काट रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों से संबंधित फोटो भी खींचे जा रहे हैं। लेखक ने भी अपनी तरफ से फोटो खींचने का प्रबंध किया था। 2-3 बजे तक कई आदमियों को पकड़ लिया गया था, जिसमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो
जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष बाबू के जो जुलूस का भार था वो पूर्णोदास पर था और पूर्णोदास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो लेकिन पूर्णोदास भी गिरफ्तार होने से पहले जो सुभाष बाबू का जुलूस था उसका पूरी तैयारी, उसका पूरा प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। जो स्त्रियां थीं वो भी जुलूस बनाकर अपनी तरफ से पूरी भागीदारी कर रही थी, तो वो भी अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हुई थी। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ पर अनेक जगह पर ये देखा गया कि स्त्रियां अपना जुलूस, अपनी सभा, अपनी जनसभा इकट्ठा करके ठीक स्थान पर जहाँ पर उन्हें जाना था कार्यक्रम के लिए, वहाँ तक जाने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास, मॉन्यूमेंट कहते हैं स्मारक को, मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, भोर मतलब सुबह, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। ठीक है, तो जो स्मारक थी जहाँ कार्यक्रम का आयोजन होना था, जहाँ सुभाष चंद्र बोस को झंडा फहराना था, वहाँ जैसा प्रबंध, जैसी मुस्तैदी पुलिस की सुबह दिखाई पड़ती थी, वैसे दोपहर होते होते करीब 1 बजे तक वैसा प्रबंध, वैसी मुस्तैदी नज़र नहीं आ रही थी। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग ना दिखलावे। रंग दिखलाना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है अपना असली स्वरूप दिखाना या प्रभाव दिखाना। तो जब 1 बज गया, पुलिस का जो तैनाती थी, जो मुस्तैदी थी, वो थोड़ी कम हो गई, तो लोगों को लगने लगा कि शायद अब पुलिस अपना जो प्रभाव है उसको ना दिखाए। लेकिन वह कब रुकने वाली थी? लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी? 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। जैसे ही 3 बजे वैसे ही मैदान में हजारों आदमी इकट्ठे होने लगे और लोग अपनी अपनी टोलियां, अपना अपना समूह बना करके मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। निराली होना, अनोखी होना। ठीक है, आज जो लोगों में जोश था, उत्साह था, वो एकदम अनोखा ही था। ऐसा उत्साह आज से पहले कभी नजर नहीं आया था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर कौंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो जब से कानून को तोड़ने का काम शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी सभा किसी भी मैदान में नहीं की गई थी। और इसके साथ ही साथ जो आज सभा होनी थी, ठीक है, जो आज उत्सव होना था, उसमें जो सभा थी, उसमें जो लोग हिस्सा लेने वाले थे, वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि ये एक ओपन लड़ाई की तरह थी। ओपन लड़ाई मतलब खुली चुनौती की तरह थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा मतलब किसी विशेष धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। तो जो ब्रिटिश शासन की तरफ से जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने भी नोटिस निकाल दिया था कि एक विशेष धारा के अंतर्गत कोई भी सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। जो कार्यकर्ता उस सभा में आने वाले थे, उन सभी कार्यकर्ताओं को इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस दे दिया गया था। और नोटिस क्या था कि अगर आप सभा में भाग लेंगे तो आपको दोषी या अपराधी समझा जाएगा। इधर कौंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था। कौंसिल मतलब परिषद।
तो इधर जो परिषद थी उसकी तरफ से भी नोटिस निकाल दिया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। काउंसिल ने, परिषद ने नोटिस निकाला था कि स्मारक के नीचे हम ठीक 4:24 पर झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। उसके साथ ही साथ हम स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी लेंगे। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, उनकी तरफ से ये भी निवेदन किया गया था कि इस सभा में हर साधारण से साधारण व्यक्ति हिस्सा ले, सब वहाँ पर उपस्थित रहें। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। खुला चैलेंज देना मतलब खुली चुनौती देना। तो एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि जो भी सभा में हिस्सा लेगा उसे दोषी समझा जाएगा, और इधर काउंसिल की तरफ से भी नोटिस निकल गया था कि हम सभा करेंगे और इस सभा में हर आम आदमी को हिस्सा लेना है। हम ठीक 4:24 पर स्मारक पर झंडा फहराएंगे, उसके साथ ही साथ स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे। तो एक तरफ पुलिस थी जो कार्यक्रम को सफल होने नहीं देना चाहती थी, और दूसरी तरफ परिषद के लोग थे, कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, जो हर हाल में कार्यक्रम को सफल करना चाह रहे थे। तो इस तरह की खुली चुनौती आज से पहले कभी नहीं दी गई थी। ठीक 4:24 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी कलकत्ता का एक स्थान है, जगह का नाम है वहाँ पर चौरंगी। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है। तो तय कार्यक्रम के अनुसार ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़े, लेकिन उनको चौरंगी नामक जगह पर ही रोक दिया गया। लेकिन भीड़ की अधिकता के कारण, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। तो भीड़ में लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए पुलिस उस जुलूस पर काबू नहीं पा सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। तो जैसे ही ये लोग पूरा जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, वैसे ही पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठियां बरसानी, लाठियां चलानी शुरू कर दी। तो पुलिस की लाठियों से बहुत सारे आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। ठीक है, तो केवल आदमी ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस पर भी पुलिस की लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू लाठियां खाने के बाद भी बहुत जोरों से वंदे मातरम कह रहे थे। तो जब ज्योतिर्मय गांगुली ने देखा कि सुभाष बाबू पर पुलिस लाठी बरसा रही है, तो ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए। तो सुभाष बाबू ने साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, अभी हमें अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना है। तो वो जुलूस के साथ आगे बढ़ते रहे। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितेश चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिची जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ी पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। तो ये सब चीज़ें जो सुभाष बाबू की ज्योतिर्मय गांगुली के साथ जो बातचीत हुई, ये सब लेखक ने अपने कानों से सुना था, क्योंकि सुभाष बाबू का और लेखक के बीच में बहुत विशेष फासला नहीं था, मतलब उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी। तो सुभाष बाबू के जो भी ज्योतिर्मय गांगुली से कह रहे थे, वो लेखक को साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। सुभाष बाबू बड़े ज़ोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आँखों से देखा। सुभाष बाबू लाठियाँ खाने के बाद भी
बड़ी तेज जोरों से वंदे मातरम का नारा बोल रहे थे। लेखक ये जो कुछ भी वर्णन कर रहे हैं वो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। तो पुलिस भीड़ को नियंत्रण में करना चाह रही थी, इसलिए पुलिस काफ़ी तेजी के साथ लाठियां, बिना सोचे समझे लाठियां बरसा रही थी। क्षितिज, उस पुलिस की लाठी से क्षितिज चटर्जी का सर फट गया था, चोट लग गई थी और उससे काफ़ी खून भी बह रहा था। तो उनके जो सिर से खून बह रहा था उसे देखकर लेखक काफ़ी परेशान हो गए थे। इधर एक तरफ हालत ये थी कि पुलिस जुलूस को, जो सभा भीड़ थी, उसे अपने नियंत्रण में करने के लिए लाठियां चला रही थी, लोग घायल हो रहे थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और दूसरी तरफ स्त्रियों का जो जुलूस था वो स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़ गया था और वे झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी और स्वतंत्रता की जो घोषणा थी उसे पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। इधर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ रही थीं। वहाँ पर जितनी स्त्रियां थीं लगभग सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे, वॉलेंटियर कहते हैं स्वयं सेवक को, तो जो स्वयं सेवक गए थे वे भी पुलिस की लाठियां खाने के बाद भी भीड़ से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। ठंडी पड़ना मतलब शांत होना। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। तो सुभाष बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया। कुछ देर बाद स्त्रियों ने जब वहाँ झंडा फहराने और प्रतिज्ञा पढ़ने का जो कार्यक्रम था वो पूरा हो गया तो वे वहाँ से जुलूस बनाकर वहाँ से चली। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। थोड़ी देर में तो लगा ऐसा कि पुलिस कुछ शांत हो गई है, लेकिन अचानक उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। इस बार जुलूस में भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो पुलिस के डंडों से काफ़ी सारे लोग घायल हुए थे। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। तो पुलिस के लाठियों के कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर, धर्मतल्ला भी जगह का नाम है, धर्मतल्ले के मोड़ पर धीरे धीरे आते आते जुलूस टूट गया। टूट जाना मतलब बिखर जाना। तो जुलूस धीरे धीरे बिखर गया था। उसमें भीड़ या लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। लगभग 50-60 स्त्रियां वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई थीं। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा तो 50-60 स्त्रियों को तो पुलिस ने लॉकअप में भेज दिया। उसमें से कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जो फिर से अपना जुलूस बनाकर आगे निकली, जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। तो वो जो स्त्रियों का जुलूस था उनको भी बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। तो स्त्रियों के जुलूस को बहू बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया। वे वहीं उसी मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। तो वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन भीड़ को कम करने के लिए बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ पकड़ा गया।
पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। तो इस प्रकार करीब पौन घंटा कहते हैं 45 मिनट को, पौन घंटे के बाद पुलिस आई और गाड़ी में बिठाकर उन सबको लाल बाजार लॉकअप ले गई। इन स्त्रियों के साथ और भी कई आदमियों को पकड़ा गया था। बृजलाल गोयनका जो कि लेखक के साथ काम कर रहे थे और इस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वे एक बार और पहले भी दमदम जेल में लेखक के साथ रह चुके थे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनकी गिरफ्तारी की जो घटना हुई थी उसके बारे में लेखक बताते हुए कहते हैं कि पहले तो बृजलाल गोयनका जो थे वो वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतनी तेजी से दौड़े कि अपने आप ही गिर पड़े थे और फिर उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी। उसके बाद एक अंग्रेज घुड़सवार ने उसे लाठी से मारा, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया और उसे पकड़कर ले गया और कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया था। अब उसने क्या किया, इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। उसके बाद बृजलाल गोयनका स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया था, वहाँ पर भी उसे छोड़ दिया गया। उसके बाद उसने क्या किया, तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। तो बृजलाल गोयनका और मदालसा दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। बाद में बृजलाल गोयनका से ही पता चला कि उसे थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 आ पहुँचे। तो जब बृजलाल गोयनका छोड़े गए, जेल से छूट गए थे, उसके बाद लेखक को पता चला कि उन्हें जेल में भी मारा गया था। कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में रात में 9 बजे उन सबको छोड़ दिया गया था। इतनी बड़ी संख्या में आज तक कलकत्ता में स्त्रियों की एक साथ गिरफ्तारी नहीं की गई थी। करीब 8 बजे जब लेखक जानकी देवी के साथ खादी भंडार आए तो वहाँ पर कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि ऑफिस में कई सारे लोग हैं जिन्हें चोट लगी है, जिन्हें वहाँ पर जब जुलूस में पुलिस ने लाठी बरसाई थी, लाठी चार्ज की थी, तो लोगों को चोट लगी थी। कई की हालत संगीन है, संगीन होना गंभीर होना। तो उनमें से कई ऐसे भी थे जिनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, उन्हें अस्पताल तक पहुँचाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत थी। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, वहाँ लोगों को चोट लगी हुई थी, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। तो लेखक जानकी देवी के साथ कांग्रेस ऑफिस गए। वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चोट लगी हुई है। डॉक्टर दास गुप्ता वहाँ उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी चोट में मरहम पट्टी कर रहे थे। उसके साथ ही साथ घायल लोगों की फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। फ़ोटो उतरवाना मतलब फ़ोटो खींचना। उस समय तक वहाँ लगभग 67 आदमी थे जो घायल थे और बाद में धीरे धीरे ये आदमियों की संख्या, लोगों की संख्या बढ़ते बढ़ते 103 तक पहुंच गई थी। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घर में चले गए वे अलग हैं।
इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, पर वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। तो जब लेखक घायल लोगों को लेकर के अस्पताल गए तो वहाँ जा कर के उन्हें पता चलता है, वहाँ देखते हैं कि लगभग 160 आदमी अस्पताल में पहुँचे हैं और जो मामूली चोट खाने के बाद घर चले गए थे वे अलग थे। इस प्रकार लगभग 200 लोग तो ऐसे थे जो घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। ठीक है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनकी असली संख्या क्या है इसके बारे में पता नहीं चला था, पर लाल बाजार के लॉकअप से जो स्त्रियां रात को 9 बजे छोड़ी गई थी उनकी संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व मतलब वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज इस कार्यक्रम के दौरान या इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुछ कलकत्ता में हुआ था वैसा पहले कभी भी नहीं था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। कलंक होना मतलब दोष होना, दोष लगा हुआ होना कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बंगाल या कलकत्ता के नाम पर यह कहा जाता था कि यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित काम नहीं हो रहे हैं। वह आज बहुत अंश में धुल गया। धुल जाना मतलब समाप्त हो जाना, कि आज इतनी भारी संख्या में लोगों ने, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया था, कार्यक्रम को सफल बनाया था, लोग घायल हुए थे, लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी, तो कार्यक्रम का जो आयोजन था वो सफल हुआ था। तो आज जो कलंक कलकत्ता या बंगाल के नाम पर लगा हुआ था कि यहाँ स्वतंत्रता से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा, वो काफ़ी अंश में धुल गया था और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। और लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि बंगाल से भी, कलकत्ता से भी लोग स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ के भी लोग किसी तरह से, किसी मायने में जो हमारा देश है उसके बाकी हिस्सों से पीछे नहीं है। वो भी पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए बच्चों, एक बार हम लोग शब्दार्थ पर नज़र डालते हैं। निराली, निराली का अर्थ है अनोखी। कौंसिल, कौंसिल का अर्थ होता है परिषद। चौरंगी, कोलकाता शहर में एक स्थान का नाम। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर हम कहते हैं स्वयंसेवक को। संगीन, संगीन का अर्थ होता है गंभीर। मदालसा, मदालसा जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री का नाम। कलकत्ता, अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कलकत्ता में ही स्थापित की थी, जिसे बाद में उसके बाद में नई दिल्ली में राजधानी बनाई गई थी। आइए अब आज जो हमने पाठ पढ़ा उसमें जो मुहावरे आए हैं एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। पहला मुहावरा है रंग दिखाना। इसका अर्थ होता है प्रभाव या स्वरूप दिखाना। ठीक है, रंग दिखाना, अपना असली स्वरूप दिखाना। ठंडा पड़ना, इसका अर्थ है ढीला पड़ जाना। टूट जाना, टूट जाने का अर्थ होगा बिखर जाना। जुल्म ढाना, जुल्म ढाने का अर्थ होगा अत्याचार करना। ठीक है, तो एक बार इन मुहावरों से बनने वाले वाक्य भी देख लेते हैं। रंग दिखाना, रंग दिखाने का अर्थ हमने पढ़ा प्रभाव या असली स्वरूप दिखाना। तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि मतलबी लोग अवसर निकलते ही या मतलब पूरा होते ही अपना रंग दिखाते हैं। ठंडा पड़ना, अर्थ हमने पढ़ा ढीला पड़ना। ठीक है, थोड़े समय व्यतीत होते ही जो काम का जोश है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला गया। टूट जाना, बिखर जाना। जवान बेटे की मृत्यु के बाद वृद्ध पिता पूरी तरह टूट गया। जुल्म ढाना, अत्याचार करना। तो इसका वाक्य हो सकता है कि ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए।
तो आज जो पाठ हम लोगों ने पढ़ा, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर हिस्सा लिया था, लोग जुलूस बनाकर आगे बढ़ रहे थे, पुलिस किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल नहीं होने देना चाहती थी, उसने क्या क्या अत्याचार किए, कितनी भारी संख्या में लोग घायल हुए, उसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और जो कलकत्ता में जो स्वतंत्रता दिवस की पुनरावृत्ति थी उसे सफल बनाया। तो इसके बारे में आज हमने इस पाठ में पढ़ा। तो आइए बच्चों, एक बार हम इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है एक नज़र उस पर डालते हैं। देश को आज़ादी दिलाने में हर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लिया था। तो आज जो हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले रहे हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, तो देश को आज़ादी दिलाने में हर वर्ग के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी और लोगों ने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की थी और स्वतंत्रता से संबंधित जो अनेक आंदोलन हुए थे उनमें हिस्सा लिया था। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। उन्हीं की बदौलत आज हम स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं, आज हम स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भूलना नहीं चाहिए। केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को ही उन्हें याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। हमें स्वतंत्रता की कीमत समझनी चाहिए, ठीक है। तो हमने स्वतंत्रता की जो कीमत है, ठीक है, हमें स्वतंत्रता जन्म से देखी हुई है, तो उसकी असली कीमत क्या है, उसका महत्व क्या है, हम में से काफ़ी लोग नहीं समझते हैं। तो उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने पाठ में भी ये भी पढ़ा था कि अगर हम चाहें, अगर हम एक होकर के दृढ़ संकल्प करके किसी काम को करते हैं तो वो काम अवश्य ही सफल होता है, ठीक है। कलकत्ता के लोगों में जोश था, सब लोग मिल कर के समूह बना करके अंग्रेजी जो शासक थे उसका पूरा विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने मिल कर के उस कार्यक्रम को सफल बनाया था। तो अगर हम मिल कर के दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो सफल अवश्य ही होता है। आइए एक इसके पाठ के कुछ प्रश्नों पर हम नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गईं? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या की गई थी तैयारियां? लेखक के साथ साथ पूरे शहर, लेखक के साथ साथ जो कलकत्ता शहर के लोग थे वो सब इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। इसकी तैयारियों किस तरह के से कार्यक्रम को सफल बनाया जाए उसके प्रचार के लिए ही 2000 रुपये खर्च कर दिए गए थे। लेखक ने खुद घर घर जाकर के कार्यकर्ताओं को समझाया था और उसके बाद कई स्थानों पर जुलूस निकाले गए थे, झंडे फहराए गए थे। तो उत्तर लिखेंगे 26 जनवरी 1931 को अमर बनाने के लिए बहुत तैयारियां की गई थीं। केवल प्रचार के कार्य पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर के प्रत्येक भाग में झंडे लगाए गए थे। कई स्थानों में जुलूस निकाले गए थे और झंडे फहराए गए थे। टोलियां बना बनाकर भीड़ उस स्थान पर जुटने लगी थी जहां सुभाष बाबू का जुलूस पहुंचना था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और कौंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि जो भी सभा में हिस्सा लेगा उसे क्या अपराधी समझा जाएगा, और कौंसिल ने क्या नोटिस निकाला था कि हम हर हाल में 4:24 पर झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। तो उत्तर हम लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी जुलूस निकालना और किसी भी जनसभा में भाग लेना कानून के खिलाफ होगा। जनसभा में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। कौंसिल ने नोटिस निकाला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस प्रकार यह दोनों नोटिस एक दूसरे के खिलाफ थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? जो जुलूस था उसमें स्त्री समाज था, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो जब पुलिस जुलूस पर लाठियां बरसा रही थी, उस तरफ स्त्रियां क्या कर रही थी? मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। उसके बाद स्त्रियों के जुलूस ने जाकर गिरफ्तारी भी दी थी। तो उत्तर हम लिखेंगे, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्री जुलूस के लिए टोलियां बन गई थीं। मॉन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर हो झंडा फहराया, अपनी गिरफ्तारियां करवाईं तथा उन पर लाठियां बरसाईं। इसके बाद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गईं। बच्चों, ये था लेखक सीताराम सेक्सरिया द्वारा लिखित डायरी का पन्ना, जिसे उन्होंने 26 जनवरी 1931 के दिन लिखा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।